बेटा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के हवाले से ये जो चार्जेस की बात की जाती है बेसिकली ये होते हैं हमारे पास, ये कंपैरेटिव यूनिट चार्जेस हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव चार्जेस, कि एक दूसरे से आप इसको कंपेयर कर रहे हो। तो कंपैरेटिव चार्जेस हैं या कंपैरेटिव यूनिट चार्जेस जो हैं, असल में इनके जो अपने एक्चुअल चार्ज वैल्यूज़ हैं वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो कंपैरेटिव यूनिट चार्जेस जो हैं जो इलेक्ट्रॉन के लिए रिगार्ड किया जाता है दैट इज़ -1, प्रोटॉन के लिए जो रिगार्ड किया जाता है दैट इज़ +1। इनके एक्चुअल चार्ज वैल्यूज़ डिफरेंट है। और न्यूट्रॉन के लिए जो रिगार्ड किया जाता है दैट इज़ ज़ीरो और नो चार्ज। ओके, ज़ीरो और नो चार्ज, नो नेट चार्ज इसके ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, ऐसे क्यों होता है इसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे जो एक तीसरी चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए बेटा वो है इनकी लोकेशन इन एटम। अब इन तीनों पार्टिकल्स की जो लोकेशन इन एटम्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो बेटा इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन होती है ये होती है अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन है अराउंड द न्यूक्लियस, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन देन कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि इनकी क्या होती है इन न्यूक्लियस। इन दोनों की जो पोजीशन होती है वो होती है क्या इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, ये चीज़ जो आपको कॉमनली इन दोनों के अंदर समझनी है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड इन द न्यूक्लियस। इसको मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसकी पोजीशंस आपको डिक्लेयर हो जाए। इन द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब इसमें एक और फंडामेंटल चीज़, अब मैंने आपको क्या कहा कि बेटा इनके जो चार्जेस हैं बेसिकली द एक्चुअल चार्ज वैल्यू इज़ वेरी डिफरेंट, बट व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपैरेटिव यूनिट चार्ज वैल्यू, द कंपैरेटिव यूनिट चार्ज वैल्यू दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कि एक दूसरे से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज़ -1, +1 एंड नो चार्ज। अब ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इनकी लोकेशन के साथ अब एक चीज़ आती है कंपैरेटिव मास। अब इनका हम एक्चुअल मास जो है वो आपसे बात नहीं करें बल्कि क्या करें कंपैरेटिव मास, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन से कंपेयर करना है, एक प्रोटॉन का मास एक न्यूट्रॉन से कंपेयर करना है। लेट्स सपोज कि अब आपके पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से अगर बात करते हैं तो कहा जाता है 1836 इलेक्ट्रॉन जो हैं उनका जो मास होगा, जो कि अब ये कहीं कहीं पे 1836 है, कहीं कहीं पे 1840 है। आप इसको जी राउंड ऑफ सर। करेंगे तो 1840 हो जाएगा। 1836 इलेक्ट्रॉन मास इज इक्वल टू 1 proton mass। Okay, basically this is just the mass of the comparison. When you are going to compare the masses of electron, proton and neutron, that you must keep that thing in your mind. 1830, if you have 1836 electrons and what side, that will be equal to the 1 proton and 1 neutron mass. Okay, the actual masses of electron and proton, they are quite different, but these masses are what, basically these are the comparative masses. We are just comparing the electron, proton and neutron to one another. Okay, is that clear? Is that यस clear, सर। beta? Okay, now वी मस्ट मूव टू अनदर थिंग। अब यहाँ पे एक, अब देखेंगे बड़ा एक कंपैरेटिव चार्ट आ रहा है, इसके बाद आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके पास सारी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी, पूरे आपका यूनिट का ये कंपैरिजन है। एक बहुत ही जी इम्पोर्टेंट सर। बात जो आपसे मैं यहाँ पे अब करने जा रहा हूँ, इनके लोकेशन हो गए, इनके मासेस हो गए, इनके चार्जेस हो गए, इनके चार्जेस हो गए। अब इसके साथ साथ जो आपको जो चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ बेटा वो ये है कि यहाँ पे इनकी पोजीशन के साथ साथ इनकी अगर इनकी पोजीशंस अगर इनके
अगर हम इनको डिफरेंट करते हैं, इनकी क्वांटिटी को डिफरेंट करते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है एक एटम के ऊपर। ठीक है, अब क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, लेट्स सपोज कि क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर, वो क्या है, मैं उसको कह देता हूँ कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है, लेट्स सपोज दिस इज ए। ठीक है, ठीक है, अब ये ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अब इसी तरीके से, लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की भी जो आपकी जो क्वांटिटी होगी वो भी ए होगी, मीन्स द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, अब लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन के हवाले से हम बात करें, तो न्यूट्रॉन के हवाले से ये जो क्वांटिटी हो सकती है, ये प्लस ए भी हो सकती है और ये माइनस ए भी हो सकती है, और इसके अलावा बेटा ये एग्जैक्टली ए भी हो सकती है। ठीक है, बहुत ये टेक्निकल चीज़ मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ बेटा। ये बहुत टेक्निकल चीज़ क्या है कि आपके पास अगर प्लस ए, लेट्स सपोज कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है 1, तो प्रोटॉन भी 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो +1 का मतलब है कि वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। -1 का मतलब ये है कि वो 0 भी हो सकता है, और 1 ए का मतलब ये है कि वो 1 भी हो सकता है। अभी इसके एग्जांपल मैं आपको आइसोटॉप्स के अंदर यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटीज जो हैं वो डिफर भी हो सकती है, एक दूसरे से डिफरेंट भी हो सकती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ न्यूट्रॉन ओनली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रॉन, कि अगर आप न्यूट्रॉन्स के हवाले से अगर बात करते हो, तो न्यूट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे से वो डिफर हो सकते हैं, लेकिन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ऑलवेज सेम। बट इन केस ऑफ इन आयनिक स्ट्रक्चर, अगर मैं देख, अब मैं बता रहा हूँ क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन एन एटम, ठीक है ना, इन एटम, ये एटम की बात हुई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे पॉजिटिव आइंस की, पॉजिटिव आइंस के अंदर आपके पास जो क्वांटिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की, वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज लेस देन, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं कि आपके पास ये लेस देन क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ये सिंबल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन। जी सर। और प्रोटॉन जो होंगे, अगर हम यहाँ पे आपको बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स जो होते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है ना बेटा, वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव आइंस के अंदर इट इज़ ऑलवेज मोर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, लेकिन बट व्हेन टॉक अबाउट द न्यूट्रॉन, देयर इज नो रोल ऑफ क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए पॉजिटिव और नेगेटिव आइन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कोई रोल नहीं होता न्यूट्रॉन का। इसी तरीके से आपके साथ जब हम बात करते हैं नेगेटिव आइंस की, ठीक है ना, अगर हम नेगेटिव आइंस की बात करते हैं, तो नेगेटिव आइंस के अंदर ये चीज़ क्या होगी आपकी, डिफर हो जाएगी, मीन्स इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन एंड द क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, और इसके अलावा लेकिन वही सेम चीज़ के आइंस के स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं होता। ठीक है, कोई रोल नहीं जी होता। सर। अब इसी तरीके से अगर मैं आइसोटॉपिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ, अगर मैं ये आइसोटॉपिक स्ट्रक्चर के हवाले से बात करूँ, तो आइसोटॉपिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता। ये एक कंपैरेटिव चार्ज है जो कि पूरे के पूरे आपके चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चैप्टर नंबर 2 को। ठीक है, आइसोटॉपिक स्ट्रक्चर में द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज नो रोल, लेकिन हमेशा याद रखें कि जो प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन की जो क्वांटिटी होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन से क्या होती है, वेरीज हो सकती है। ठीक है ना, ठीक है, अब प्रोटॉन की क्वांटिटी जो होती है इट इज़ ऑलवेज वेरीज, मतलब ये कि कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ये आपके पास ये प्रोटॉन की क्वांटिटी जो है इट इज़ मोर देन न्यूट्रॉन भी हो सकती है, और इसके साथ साथ ये प्रोटॉन की क्वांटिटी जो होती है ये लेस देन आपके पास न्यूट्रॉन भी हो सकती है। एंड द सेम फिनोमिना विल हैपन हियर,
ठीक है ना। इस चीज़ को ज़रा टेक्निकली या आप ये देखें, पूरे एक चैप्टर की आपकी क्या होगी, दिस वुड बी द समरी, जो कि इस पूरे चैप्टर की समरी होगी, जो कि आप यहाँ पे कंपेरेटिवली आप इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ तक चीज़ें आपकी क्लियर हुई। ठीक है, और यही आपका, मैं आपको बताऊं कि यही आपका पूरा चैप्टर है। अब आपको लेट्स सपोज इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ? बिल्कुल ले लें, बिल्कुल बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैंने ले लिया। ठीक है, अब देखें, मतलब इन्होंने जो है ना ऊपर वाली मैडम ने मना कर दिया, ऊपर मैडम ने मैम सर ने मुझे बोला था कि सर बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि असल में बस हुआ ये था कि मेरे वो फादर का पता चला था मुझे, मैं इस्लामाबाद गया था वो सारे मैटर का, फिर उसके फौरन बाद मुझे उधर पे जाना है। ठीक है बेटा, उधर भी छुट्टियों पे था। ये अब आपके पास ये जो चार्ट है ना, अब आप बताएं कि अब मैं आपसे कहूं कि आपका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, भी हो गया जी, ये पूरे आपके इस यूनिट की समरी है। अब आपको पता है टास्क क्या है? अब आपका टास्क ये है कि बेटा ये देखें, आज आपकी क्लास नहीं थी, लेकिन इसकी क्लास लेने का मकसद ये था कि आपके जो ईद के दौरान अगर कोई छुट्टियां वगैरह हमारी हो जाएं और बीच में ये इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू काफ़ी रहा है, तो ये इन चीज़ों के अंदर आपका ये पूरा का पूरा यूनिट क्या हो गया, आपके सामने हो गया। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? एक मिनट सर, जी सर मैंने ले लिया। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं एक छोटी सी एक और समरी आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, अभी हम बात कर रहे थे क्या, वी वर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ बेटा कीप दैट थिंग इन योर माइंड फॉर माय स्टूडेंट्स, व्हाट आई टेल टू माय स्टूडेंट, कि अगर आपको बात करनी होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो बेटा देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एन एटम, कि अगर हम एक एटम को दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ये है कि अराउंड द न्यूक्लियस, जिनको हम बोलते हैं एटॉमिक शेल और न्यूक्लियस, और एक चीज होती है जिसको कहते हैं इन द न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस के हवाले से जब भी हमारे पास बात करते हैं तो अराउंड द न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो एटॉमिक ये कॉन्स्टेंटली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कंटिन्यूसली वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स जब ये मूव कर रहे होते हैं, इनकी जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिममली 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, जी सर, थर्ड के अंदर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब उनकी समरी क्या है वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँ। अब इसके साथ साथ जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस के हवाले से बात करते हैं, तो बेटा जब हम एटॉमिक न्यूक्लियस के हवाले से बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है जी, ये चीज़ आप अपने जहन में रखिएगा, 2 टाइप ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, एक वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होता है, कीपिंग ओनली प्रोटॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है वो हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है। ठीक है, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप है जिसका नाम है हाइड्रोजन 1। हाइड्रोजन 1 के अंदर बेटा सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसी के अंदर एक ही प्रोटॉन है, बट देयर इज नो न्यूट्रॉन, उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, देयर इज 0 न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल आ जाती है, इट्स वेरी टेक्निकल, बट लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है अगर आप इसको समझें।
ठीक है, कीपिंग ओनली। अब लेकिन दूसरी है आपके पास कीपिंग बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और बाकी जितने भी हाइड्रोजन 1 के अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनके एटम के न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, इसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन 1 के अलावा जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उनमें ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज़ आपको और भी रखनी है कि ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहा जाता है, ये क्या होते हैं कि ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल का कॉन्सेप्ट जो है ये दिया गया था नील बोहर ने। ठीक है, अब ये नील बोहर के स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात हुई है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है। सिर्फ हमारा एक और लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से बात करेंगे, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीट। इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक आई एम हियर? No, sir. Not yet. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. ओके, एक मिनट से मेरा फोन है। जी। यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सर मैंने ले लिया। Okay, thank you very much. It's a very nice class today. Inshallah, we will meeting tomorrow uh, for our last lecture of unit number 2. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you very much, sir. Allah Hafiz.